करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हमारे हेल्थ गुरु हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ धर्मेंद्र शर्मा सर। तो आपको बता दें कि एक ऐसी प्राचीन पद्धति, चिकित्सा पद्धति जो आज भी हमारे जीवन में हमें स्वस्थ रखती है, वो है आयुर्वेद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। वेलकम टू द स्टूडियो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात ही क्योंकि आयुर्वेद की कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सर आज भी कितना आयुर्वेदिक हमारे आसपास देखने को मिलता है, कितने लोग आते हैं? जी, आयुर्वेद इन दिनों बहुत ज़्यादा जनता में प्रसिद्ध हुआ है, लोकप्रिय हुआ है। जब से कोविड आया था उसके बाद से आयुर्वेद दिन प्रतिदिन अपने प्रसिद्धि पा रहा है और आज हमारे ओपीडी में 400 के लगभग रोज मरीज आते हैं। जी सर। तो एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में सर अंतर कैसे किया जाए कि किसके पास जाना है और कौन सी बीमारी में जाना है? देखिए, ये तो अपनी अपनी रुचि का सवाल है। बाकी पैथियाँ तीनों ही अच्छी हैं, किसी किसी की कुछ विशेषताएं होती है, लेकिन आयुर्वेद चूँकि आपने जैसे बताया कि हमारे सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति है। ये हमारे प्राचीन जो ऋषि महर्षियों ने अपने सालों साल अनुभव से इसको बनाया है और इसको प्रत्यक्ष किया है। और आयुर्वेद से एक ये फ़ायदा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते कुछ चीज़ों को छोड़ करके। जी सर। बाकी जो लाइफ स्टाइल है वो जीना सिखाती है। एक आयुर्वेद यानी कि आयु का विज्ञान है। ये हमारी लाइफ कैसे अच्छी रहे और ताउम्र अच्छी बने रहे, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये हमारे आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जिसमें स्वस्थ व्यक्ति उम्र भर कैसे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन बनाए रखता है। जी सर। वो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और बाकी अगर जो बीमार होता है तो बीमार जब होता है व्यक्ति तो कौन कौन सी औषधियाँ लेने से वो जल्दी ठीक हो जाता है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सर, तो आयुर्वेदिक जब दवा दी जाती है किसी को तो सर वो कंट्रोल बस करती है वो बीमारी को या फिर वो जड़ से ही खत्म कर देती है सर? नहीं, आयुर्वेद हमेशा ऐसी चिकित्सा पद्धति वो जड़ से ही रोग को नष्ट करती है, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियाँ में बहुत सारे चिकित्सा सिद्धांत होते हैं। स्नेहन स्वेदन है, निदान परिवर्जन है, बहुत सारी तो प्रकृति विघात है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो रोग को समूल नष्ट करती है। जी सर। तो सर आयुर्वेद के हिसाब से हमें दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए? सर हम सोशल मीडिया में आए दिन सुनते हैं लाइफस्टाइल, तो सर वो आयुर्वेद क्या कहता है उस लाइफस्टाइल के बारे में? जी, आयुर्वेद सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है ना वो हमारी लाइफ स्टाइल पे करता है। आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है हमारी लाइफ स्टाइल पर। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये एक ऐसे थे कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूप्यते, यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ये प्रेरित करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप और वहीं से आपका दिन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका मुख धावन है, दंत धावन है, स्नान है, व्यायाम है और आपका आहार है, कैसा आहार होना चाहिए, हित आहार, मित आहार और ऋत आहार, इस प्रकार से ऋतु के अनुसार आहार होना चाहिए और बिल्कुल अल्प मात्रा में आहार होना चाहिए। तो ये जो है चिकित्सा पद्धति हमारी बिल्कुल फोकस उस पर, लाइफ स्टाइल पे, हमारी जीवन शैली पे ही करती है, जिससे हमारा पूरा दिन इस प्रकार से जाता है कि हमें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी प्रकार की रोगोत्पत्ति ना हो। जी सर, जैसे कि आपने ऋतु के बदलाव में बात की सर, तो मौसम जब बदलता है तो लोगों में बीमारियां उस टाइम पे ज़्यादा आती हैं। जी। तो सर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर उन्हें सर्दी, जुकाम या कोई एलर्जी है तो वो आयुर्वेदिक की दवाएँ लेते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिलती है, वो दिखता है सामने कि उनमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो सर इस पर क्या दवाई होती है आयुर्वेद में? बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में जो यूथ की खास तौर से जो जीवन शैली या लाइफ स्टाइल है उसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, देर तक सोना है, देर तक उठना है, तो ऐसी चीज़ों से हमारी जो जीवनचर्या है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। इस वजह से वो खान पान में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं खानी चाहिए, तो इससे उनमें एलर्जी की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ में साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है और एलर्जी अर्टिकेरिया है, इस प्रकार से बहुत सारी व्याधियाँ बढ़ रही है। तो इसमें आयुर्वेद की कुछ चीज़ें हैं, कामदुधारस है, गिलोय सत्व है, रसमाणिक्य है, तो बहुत अच्छी अच्छी जो दवा है वो उसमें बिल्कुल रामबाण कार्य करती है वो,
और उनके आसानी से उनके एलर्जी जल्दी ठीक कर देती है। जी सर, कोविड के बाद हम देखें कि लोग गिलोय को जानने लगे। जी जी। गिलोय का सर तभी सब लोग जानने लगे जब कोविड आया। सर उसके पहले भी गिलोय की कितनी महत्व थी, और सर आज कहीं ना कहीं लोग ले तो रहे लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि लेना किस तरीके से है। तो सर वो जो मिथ है लोगों में, वो सर उसको क्लियर करिए। हाँ जी, इसका नाम जो है, गिलोय का नाम आयुर्वेदिक नाम है एक अमृता। जैसा कि नाम अमृता है, अमृत के तुल्य काम करने वाली औषधि है ये, और बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक ये ऐसी मेडिसिन है जो कभी किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं करती शरीर में, और ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से धीरे धीरे डेवलप करती है, और हमारे शरीर में जो सर्दी जुकाम बुखार वगैरह जो आने की संभावना बनी होती है उसको भी रोक देती है। जी सर, तो डायबिटीज़ हो गई और ब्लड प्रेशर की बीमारियां लोगों को आती है। सर जब ये बीमारियां आती हैं तो आयुर्वेद इस पर कैसे काम करता है? इनके लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। जैसे आपने उच्च रक्तचाप की या हाइपरटेंशन की बात की, बीपी की बात की, तो उसमें हमारे पास सर्फगंधा है, अर्जुन है, ऐसी मेडिसिन है जो इतना बढ़िया काम करती है, जिनका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है, और धीरे धीरे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। जी सर। ऐसे ही डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में करेला, गुड़मार, मेथी, बिल्व, पलाश, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन पे बहुत अच्छा काम करती है, और इन्हीं का हम चूर्ण बना करके या अलग अलग क्वाथ बना करके हम ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करवाते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। सर एंटी एजिंग और मोटापे को कम करने के लिए आजकल सभी लोग आतुर रहते हैं। सर जब ये आती हैं चीज़ें सामने तो आयुर्वेद इसको कैसे देखता है? देखिए, मोटापा तो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसी की देन है, क्योंकि और पेरेंट्स भी कई बार एनवियस होकर के ओवर फीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं कि नहीं बच्चे ने कुछ खाया नहीं, तो वो जो धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ और मेद धातु की अतिवृद्धि होकर के वो मोटापा या स्थूल्य हो जाता है उनमें। तो ऐसे बच्चों में तो फिर कुछ हम जो बच्चे को थोड़ा सा एक तो भूख कम करने वाली, थोड़ा मेद को कम करने वाली, जो फेट बोलते हैं ना, फेट को थोड़ा पिघलाने वाली ऐसी मेडिसिन का यूज़ करवा करके और उसको दैनिक जीवन में थोड़ा सा व्यायाम करवाने की सलाह देते हैं, ताकि थोड़ा सा एक फिजिकल एक्सरसाइज हो उनका। साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्लो फास्ट वॉकिंग हो सकती है, इस प्रकार की चीज़ें हम करवाने के लिए बोलते हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। सर जैसे डाइजेशन हम देखते हैं कि आजकल लोग जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सर प्लास्टिक की पेपर में आते हैं वो खाते हैं, तो सर आयुर्वेद जब ये देखता है तो डाइजेशन और पाचन शक्ति के लिए कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटी और मूल मंत्र बताता है जो लोगों के काम आता है? जी देखिए, पहले आयुर्वेद में जिन बर्तनों का जो उल्लेख होता था ना, वो मिट्टी के बर्तन हुए, सोने के, चांदी के, लोहे के, इन बर्तनों में ही भोजन परोसने की पहले उल्लेख मिलता है। लेकिन आजकल के आप देखेंगे, आप ये वेसल्स भी देखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एल्यूमिनियम के या प्लास्टिक के पन्नी में या इसमें, तो ये इनके गरम चीज़ के संपर्क में आकर के उनके जो अणु है, मॉलिक्यूल्स वो घुल जाते हैं, तो वो बड़े नुकसान करते हैं। तो ऐसे एक तो ऐसे भोजन से या जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। बाहर की चीज़ों से जहाँ तक हो सके बच्चों को बचाएं, बड़ों को भी बचाएं, और जो घर में बनी हुई जो चीज़ें हैं वो शुद्ध तरीके से बनी हुई रहती है और उन्हीं को यूज करना चाहिए, और वो उन पे जहाँ तक हो सके वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सर नॉर्मल कभी किसी को गैस बन जाती है और कभी कोई पाचन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोगों को कौन सी आयुर्वेदिक दवाई लेनी चाहिए? जी, हमारे आयुर्वेद में देखिए, अगर जिनको ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलता है, तो उनको अभी हींग से बना हुआ एक हिंगवाष्टक चूर्ण होता है, जिसमें 8 चीज़ें होती है हींग के साथ साथ, तो उनका हम सेवन करवाने के लिए बोलते हैं। कुछ शंख वटी होती है, गंधक वटी होती है, लहसुनादि वटी होती है, इन चीज़ों का प्रयोग करवाते हैं। लवण भास्कर चूर्ण का भी सेवन करवाते हैं, जिनका पाचन ढंग से नहीं होता, जिनको अजीर्ण या इंडाइजेशन हो जाता है, उनको हम लवण भास्कर चूर्ण आफ्टर मील देते हैं, या द्राक्षारिष्ट वगैरह, पंचारिष्ट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। चित्रकादि वटी देते हैं, एपेटाइजर के रूप में काम करती है, वो चित्रक है, सौंफ है, सौंठ है, नागरमोता है, ये मेडिसिन रहती है जो हमें भूख भी बढ़ाती है हमारी, और साथ में पाचन भी बहुत अच्छा कर देती है। जी सर। सर मेंटल हेल्थ, आज के ज़माने में लोग फिजिकल हेल्थ की जहाँ बात करते हैं वहाँ मेंटल हेल्थ आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की भी बातें होती हैं। सर आयुर्वेदिक में डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल, आजकल ये ज्वलंत समस्या हो गई वाकई ये, जब से मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया या लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लग गया, तब से सभी में कहीं ना कहीं एंजाइटी घर कर चुकी है। इस वजह से डिप्रेशन बढ़ता है, नींद नहीं हो पाती पूरी तरह से, उसका कुप्रभाव दूसरे दिन पड़ता है, दिन पे पड़ता है।
तो इसमें हमारे पास ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, तगर है। ये ऐसी मेडिसिन है जो बिल्कुल कूल एंड काम वाली इफेक्टिव वाली है। और साथ में दूसरा मेमोरी बूस्टर भी है। ये हमारी स्मरण शक्ति है उसको भी बढ़ाती है और बिल्कुल एंजाइटी से दूर कर देती है। जी सर, आपने अच्छी नींद लेने को कहा सर। जी। आज बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पूरी नींद ले पाते हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल, कहीं ना कहीं टेंशन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है। सर, अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छी नींद के लिए एक तो सबसे पहले तो किसी भी तरह का तनाव अपने दिमाग में हावी ना होने दे, और जो भी आपका जो वर्कलोड है उसको घर पे नहीं लाइए। ऑफिस का काम है ऑफिस में आप निपटाइए, और जो भी है घर पे आप बिल्कुल सुकून के साथ आइए। और शाम के समय हल्का भोजन लें, और ऐसा नहीं ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए भोजन में। 7-8 बजे से पहले भोजन कर लें, और 10 बजे तक आप बिस्तर में चले जाओ, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और उससे जिनको नींद की समस्या है वो पैरों को थोड़ा कुनकुने पानी में थोड़ा डुबो करके रखें, और हल्के से सरसों का तेल या तिल का तेल से मालिश करके और फिर सोएं, तो उनको अच्छी नींद आएगी। जी सर, आजकल सर बहुत सारे लाइफस्टाइल में देते हैं हमें कि ये रूटीन में लाना चाहिए, ये करना चाहिए। सर, तो आयुर्वेदिक के क्या ऐसे नुस्खे हैं जो आप बताना चाहेंगे जो हमें स्वस्थ रखे? जी, आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वस्थ व्यक्ति भी उसको डेली ले सकता है। जैसे अश्वगंधा चूर्ण है, जी सर, शतावरी चूर्ण है, जी सर, बला चूर्ण है। तो ऐसे ये चीज़ें हैं जिनको हम स्वस्थ अवस्था में भी बिल्कुल आराम से दूध के साथ ले सकते हैं। ताल मखाने हैं, तो इनका यूज करना चाहिए। ये हमें हमारे जो शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को वृद्धि करता है। जी सर, अगर हम होम्योपैथिक और सर यहाँ पे जाते हैं तो लोग प्रोटीन टैबलेट्स यूज़ करते हैं, प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं। वैसे अगर हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, और आयुर्वेदिक सर उसको क्या बोलता है कि हम क्या लें तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए? आयुर्वेद में सबसे पहले तो ये है कि अपने लाइफ स्टाइल को सुधारते हुए समय पे भोजन करिए। जो है समय पे भोजन करना हमारी इम्यूनिटी को सुधारने में सबसे ज़्यादा कारगर बताया गया आचार्य चरक ने। काल भोजना नाम, मतलब काल यानी समय पे भोजन करें। और जहाँ तक हो सके हल्का फुल्का व्यायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे हमारे जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा वो बिल्कुल एक्टिव रहता है। और साथ साथ में जो पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी बिल्कुल निरंतर रूप से सक्रिय रहते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म या खाने का जो एसिमिलेशन होता है भोजन का, वो प्रॉपर बना रहेगा। इस वजह से इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। जी सर, व्यायाम और योग को भी लेकर के सर हम देखते हैं कि लोगों को मालूम नहीं होता कि उन्हें कौन सा योग करना चाहिए, और कभी कभी सर अच्छा करने की बजाय हमें बुरा मिल जाता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। सर, वो हम कैसे सुधार सकते हैं कि हमें ऐसे व्यायाम करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, व्यायाम के लिए बताया गया है कि स्नेर पंथा, स्नेर कंथा, स्नेर पर्वतम आरोहित, यानी कि ये चीज़ें जो है ना, कोई भी चीज़ होती है, कोई बनाना है या पर्वत पे चढ़ना होता है, तो हमेशा धीरे धीरे ही चलना चाहिए। जी सर। कोई भी चीज़ में अति जो है ना वो नुकसानदायक होती है। एक साथ ही कोई अगर जिम में चला गया और वो सोचा कि मैं 1-2 घंटे लगातार में कर लूँ, तो वो उनको नुकसान दे जाएगा उसको। तो पहले शुरू में योगा से शुरू करें। योगा में क्या है, बैठने वाले आसन होते हैं, खड़े होने वाले आसन होते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो लचीलापन होता है वो पहले प्रॉपर्ली एक वार्म, जैसे बोलते हैं वार्म अप होना, तो वार्म अप करके उसके बाद में थोड़ी सी हार्ड जो एक्सरसाइज होती है, जो मांसपेशियों पे ज़्यादा जोर डालती है, वो करना चाहिए। और इसमें दुस्साहस नहीं करना चाहिए। जी सर। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अर्ध शक्ति भर व्यायाम करना चाहिए। और अर्ध शक्ति का उन्होंने एक लक्षण दिया है कि जब हमारे ललाट पे पसीना आने लग जाए, थोड़ी सी सांस में थोड़ी गति बढ़ जाए, उस समय फिर रोक देना चाहिए। जी सर। तो जब पसीना आए और सांसें ज़्यादा होने लगे, उस समय रुक जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए उस समय। जी सर। जैसे होम्योपैथिक में लोगों के बीच में सर भ्रम रहता है ये कि वो मीठी गोलियां हैं। सर, ये भ्रम है जो कि क्लियर हुआ था हमारे होम्योपैथिक वाले में। सर, आयुर्वेदिक को लेकर के क्या आज मिथक है लोगों के मन में? नहीं, आयुर्वेद के बारे में अब लोगों की जो राय है वाकई बहुत बदल रही है, और बहुत अच्छे मात्रा में पेशेंट्स आते हैं, आयुर्वेद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जनसाधारण के साथ साथ जो एक गांव के दूर दराज व्यक्ति तक भी आयुर्वेद की अप्रोच हो गई है। आज हमारे भारत सरकार ने या मध्य प्रदेश शासन ने भी आयुर्वेद की इतनी डिस्पेंसरी खोल रखी है, जहाँ पे बहुत दूर दराज गाँवों में, और वहाँ पे हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो वहाँ पे अपनी आयुर्वेदिक सेवाएँ देता है। तो आयुर्वेद काफ़ी अप्रिशिएबल हो रहा है, सभी लोग इसको अपनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कड़वी, ऐसा आजकल क्या आयुर्वेद का प्रारूप बदल गया है, कैप्सूलाइज फॉर्म में आने लग गया है, टेबलेट्स फॉर्म में आ गया है। जो जितने भी चूर्ण बनते थे, जो जिनको एक बार फक्की मारने पे थोड़ा कड़वे लगते थे, उनको हम टेबलेट फॉर्म में
कन्वर्ट आसव अरिष्ट फॉर्म में सायरप बेस में कर दिया। जी कई बार कुछ ऐसे चूर्ण होते हैं जो बच्चे नहीं ले पाते, उनको हमने सायरप बेस में कन्वर्ट करके और बच्चों तक भी उसकी अप्रोच करवा दी हमने। तो काफी अच्छा आयुर्वेद का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, अभी भी वर्तमान बहुत अच्छा चल रहा है और फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। सर आपने पहले बोला था कुछ दवाएं ऐसे होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स में सर हमें ध्यान क्या देना चाहिए कि वो साइड इफेक्ट्स होना, क्योंकि लोग ये बात करते हैं कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक्चुअली ये नहीं बात करते कि वो साइड इफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ औषधियाँ ऐसी होती है आयुर्वेद की जिसमें पारद, गंधक, संख्या, मल सिंदूर, इस प्रकार की चीज़ें होती है जो थोड़ा एक विष का स्वरूप वाली होती है, उपविष स्वरूप वाली होती है, जिनको शोधित करने के बाद में ही वो औषधियाँ बनती है। लेकिन मात्रा उनकी अगर ज़्यादा होगी तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो नुकसान कर सकती है। दूसरी चीज़, ये ऐसी औषधियाँ हैं जिनमें कुछ परहेज बताए गए हैं, जैसे अचार, इमली, अमचूर, खट्टी चीज़ें जो है ना, तो ऐसी चीज़ें उनको शरीर में जाकर के उनके इफेक्ट को कम कर देते हैं और कई बार थोड़ा स्किन डिसऑर्डर जैसे अर्टिकेरिया, खुजली, इस प्रकार कर देती है और जी सर, जलन कर सकती है। जी सर। तो वो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके, क्योंकि जो मेडिसिन इफेक्टिव है जाहिर है उसका साइड इफेक्ट भी होगा। सर ये बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जहाँ श्रुत का उल्लेख होता है और बड़े बड़े चिकित्सकों का जब उल्लेख होता है, तो सर आज के युग में जब आयुर्वेद का ये जो है परचम भारत में रहलाता है और विदेश में जब लोग देखते हैं तो वो किस परिदृश्य से इसे देखते हैं? अब देखिए, आयुर्वेद अब शीघ्र ही, प्राचीन पैथी तो थी पहले पे ही, लेकिन अब ये विश्व स्वरूप में आने वाली है। और हमारे बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, कनाडा, मतलब बहुत सारी जगह पे आयुर्वेद की कॉलेज खुली हुई है, कॉलेजेस खुली हुई है। वहाँ पे आयुर्वेद का ज्ञान बिल्कुल वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है, जो टीचर्स वगैरह वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कम से कम 215 कंट्रीज से ज़्यादा भी आयुर्वेद अब फैला हुआ है। जी सर। तो इसको एक ऐसा नहीं कि एक भारत की चिकित्सा पद्धति है, इसको एक वैश्विक चिकित्सा पद्धति के रूप में हम देख रहे हैं और आने वाले समय में आप पाओगे कि ये वास्तव में एक वैश्विक चिकित्सा पद्धति है जो बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रहेगी। सर तो क्या आगे चल के हम आयुर्वेदिक की कुछ ऐसी चीज़ें एआई या रोबोटिक्स में देख सकते हैं? बिल्कुल, साइंटिस्ट बहुत सारे इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, तो हो सकता है आयुर्वेद भी उससे अछूता तो रहेगा नहीं, क्योंकि एआई का और इस प्रकार की चीज़ों का हर क्षेत्र में ही हस्तक्षेप हो रहा है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छे के लिए आयुर्वेद में भी इसका अपनाया जाए। जी सर। तो आयुर्वेद को लेकर के आज सोशल कैंप्स आप बहुत सारे करते होंगे सर इंदौर में ही, तो वो जागरूकता कैसे आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं? हम समय समय पे हमारे महाविद्यालय की तरफ से कैंप करते रहते हैं और अभी भी हमारे महाविद्यालय के द्वारा 3 गांव गोद एडॉप्ट कर रखे हमने, रंगवासा, माचल और गवली पलासिया। तो इसमें हर महीने एक कैंप लगता है, हमारे डॉक्टर्स की टीम जाती है और फॉलोअप लेते रहते हैं, क्योंकि मंथली कैंप लगता है। तो इसके अलावा समय समय पे जो खासतौर स्लम एरिया है या जहाँ पे डेंस जो क्राउडेड रहता है और वहाँ पे हम लगाते हैं, किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से हमारे पास संपर्क करते रहते हैं एनजीओ वगैरह। तो बहुत सारे कैंप के माध्यम से हम जन जन तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ले जाने में सक्षम रहे हैं। जी सर, आपने महाविद्यालय की अब बात कर दी है तो मेरे मन में ये वाला सवाल आ रहा है कि सर जब बच्चे आते हैं, इंटर्न्स आते हैं आपके पास, तो वो आयुर्वेदिक को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सर एक ये बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है और बहुत ही प्राचीन चीज़ है। लोग आज जहाँ डॉक्टर में MBBS करते हैं और फिर उसके बाद होम्योपैथिक, एलोपैथिक में जाते हैं, जो बच्चे आयुर्वेदिक में आते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है सर? देखिए, आयुर्वेद में तो खैर शुरू से जैसे ही आते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही उनको आयुर्वेद का ज्ञान जब दिया जाता है, संस्कृत में जो श्लोक वगैरह, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय वगैरह ये पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उनमें रुचि जागृत हो जाती है। और फिर जब देखते हैं दूसरे लोगों को जो आयुर्वेद कर चुके, जो प्रैक्टिशनर है या चिकित्सक बन गए हैं, उनको देख रहे वो प्रेरणा उनको मिलती है कि चलो हम भी अच्छा करेंगे, हमारा नाम करेंगे। ये तो आयुर्वेद वाले इंटर्निस्ट तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पंचकर्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में अब आपको एक बात ध्यान में लाना चाहूँगा कि MGM मेडिकल कॉलेज के जो MBBS कर चुके छात्र जो होते हैं ना, उनके लिए भी 7 दिवस की आयुर्वेद में इंटर्नशिप 2 साल से लागू कर रखी है। तो पिछले 2 या 3 साल से हमारे पास से MGM मेडिकल कॉलेज से
MBBS किए हुए छात्र इंटर्नशिप हमारे पास करने आते हैं। मतलब सर इतनी बड़ी जागरूकता है कि लोग अब होम्योपैथिक या एलोपैथिक भी कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक पे आकर अपना इंटर्नशिप लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो सर बहुत सारी बुक्स हैं, प्राचीन में लोग बुक्स लिखते थे, उसमें सर हाँ ये ज़रूर है कि वो अपना नाम नहीं देते थे, क्योंकि आज हमें नाम की होड़ रहती कि हमें अपने बुक लिखना है, पहले ये नहीं रहता था, दूसरों को लाभ देने की ज़्यादा रहती थी इच्छुक। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी किताबें हैं आयुर्वेद की जो हमें पढ़नी ज़रूर चाहिए? जी देखिए, जो चिकित्सा पद्धतियों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट, काश्यप संहिता और गद निग्रह, भेषज रत्नावली, रसेंद्र सार संग्रह, ये ऐसी किताबें हैं जिनका एक आयुर्वेदिक स्नातक को जरूर अध्ययन करना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद अध्ययन काल में ये इन चीज़ों में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें कई बार वो कोर्स के अतिरिक्त जो चीज़ें होती है, सिलेबस के अतिरिक्त चीज़ें होती है, वही बहुत होती है। माधव निदान हो गया या गद निग्रह हो गया, वंगसेन हो गई, कुछ निघंटू जाते हैं द्रव्य गुण से संबंधित, जिसमें औषधियों के बारे में परिचय दिया रहता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उनको। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत ही उपयोगी है। सर जाते जाते अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछती हूँ कि क्या एक आयुर्वेदिक आप मंत्र देना चाहेंगे जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहे? जी देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वास्थ्य हमारे आयुर्वेद में जो आयुर्वेद की जो परिभाषा है ना, वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि समदोषे समाग्निश्चे समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन है स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी हमारे शरीर में जो 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, वो बिल्कुल समावस्थान बने रहे हैं। हमारे शरीर में 7 धातुएं बताई गई, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातुएं अपने समान रूप से फंक्शन करती रहे। ठीक है। इसके बाद जो मलिन है, मल है हमारे शरीर से जो निष्कासन योग्य होता है, एक्सक्रीटेबल होता है, स्वेद मूत्र पुरीस, ये समय समय पर एक्सक्रीट होते रहे। और हमारी सबसे बड़ी बात होती है, हमारा जो मन है, आत्मा है, हमारे इंद्रियां हैं, वो बहुत प्रसन्न रहें, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। ये तो एक सवाल में पूरा सार हो गया सर इकट्ठा। तो यही सार आपको अपने जीवन में लाना है कि जो सर ने बताया वो चीज़ हमें करनी है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ थोड़ी भी डाउट होती है चीज़ों को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।